Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Professor Waqar Ali. Today we discuss lecture number 2 of chapter number 3. Chapter name Object Oriented Programming in C++. आज हम रिजर्व वर्ड के बारे में सबसे पहले डिस्कस करेंगे। रिजर्व वर्ड्स के बारे में सबसे पहली बात जो की जाती है वो ये है कि रिजर्व वर्ड्स को की वर्ड्स भी कहा जाता है। और कहते हैं की वर्ड्स वो अल्फाज हैं जो कि पहले से डिफाइंड हैं। पहले से डिफाइंड का मतलब है प्री डिफाइंड है, जिनका पर्पस पहले से डिफाइंड है और उस पर्पस को कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता, तब्दील नहीं किया जा सकता। फिर इसके बाद जो बात आती है वो क्या है कि जी ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, लोअर केस लेटर्स में लिखे जाते हैं। यानी कि अगर हम कोई लेटर लिख रहे हैं अल्फाबेट्स की फॉर्म में तो उसको हमेशा लोअर केस लेटर में लिखा जाएगा और उसमें से कोई एक लेटर भी कैपिटल लेटर नहीं होगा। यह रिजर्व वर्ड की पहचान है सबसे पहले। फिर कहता गया है कि जी आपके 80 रिजर्व वर्ड्स ऐसे हैं जो कि मोस्टली यूज किए जाते हैं C++ लैंग्वेज के अंदर और टोटल नंबर ऑफ जो रिजर्व वर्ड्स हैं वो 95 है। आप देख सकते हैं कि जो कुछ आपकी लिस्ट है रिजर्व वर्ड्स की वो आपके सामने डिस्प्ले हो रही है, जिसमें आपको कुछ नजर आ रहे होंगे कि वो कीवर्ड्स हैं जो कि आप आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे। और आपको वक्त के साथ साथ मैं बताता भी जाऊंगा कि कौन सा वर्ड जो भी हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर रहे हैं वो रिजर्व वर्ड है और ये किस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, यहां पे देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ C++ प्रोग्राम। C++ प्रोग्राम में या C++ के अंदर प्रोग्राम को लिखने का क्या तरीका है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, आज हम वो डिस्कस करते हैं। स्ट्रक्चर के अंदर अगर हम देखें तो क्या कहता है कि इट्स अ फॉर्मेट और लेआउट, वो फॉर्मेट या वो लेआउट जिसके मुताबिक, जिसके अकॉर्डिंग आप प्रोग्राम को राइट कर रहे होते हैं वो क्या कहलाता है, आपका बेसिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर बेसिक स्ट्रक्चर को सिंटेक्स की वाइज देखें तो मैंने 3 डिफरेंट कलर्स में इसे प्लेस किया। ये 3 डिफरेंट कलर्स क्या हैं? फॉर एग्जांपल रेड कलर में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड iostream.h विद इन एंगल ब्रैकेट्स। फिर ब्लैक कलर में आपको void main कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस एंड, ठीक है, ये लिखा हुआ है। और ब्लू कलर में आपको नजर आएगा कि सी आउट की स्टेटमेंट एंगल ब्रैकेट्स और आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ है। अब इनको देखते हैं कि बाय पार्ट्स ये किस तरह डिवीजन हो रही होती है और हर पार्ट को डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट किया गया। फॉर एग्जांपल अगर पार्ट्स की बात करें तो जो रेड कलर में रिप्रेजेंट किया गया है हैश इंक्लूड iostream.h, ये बेसिकली क्या कहलाता है, आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स कहलाते हैं। देन सेकंड देखिए, जो भी ब्लैक पार्ट आपका लिखा गया है ब्लैक कलर में वो सारा का सारा आपका क्या है, मेन फंक्शन है। अब मेन फंक्शन का स्टार्ट भी है, इसके अंदर हेडर भी है और इसकी बॉडी भी है। बॉडी बेसिकली कौन सी, आपकी कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट से लेकर एंडिंग कर्ली ब्रेसेस तक जो भी आपका है ये सारा का सारा क्या है, आपका मेन फंक्शन की बॉडी है। फिर आपके पास थर्ड में आपके क्या है, जो कि ब्लू कलर में आपको रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज C++ स्टेटमेंट्स, ठीक है। अब वन बाय वन इनकी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं किस चीज को, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को। अब प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में क्या कहता है, कहता है दीज आर द इंस्ट्रक्शन फॉर कंपाइलर। यानी कि प्रोग्रामर जब भी प्रोग्राम लिखेगा तो उसमें स्टार्ट की कुछ इंस्ट्रक्शंस ऐसी होंगी जो कि यूजर के लिए नहीं है, जिसका बेसिक ताल्लुक आपका किसके साथ है, कंपाइलर के साथ, ठीक है। इसलिए क्या कहा जाता है कि दीज आर द इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंपाइलर्स। फिर सेकंड बात क्या कहता है, कहता है ऑलवेज रिटन एट द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। अभी आप अगर हम देखें जो मैंने सिंटेक्स वाज़ेह किया है, जो लिखा है उसके अंदर सबसे टॉप ऑफ द प्रोग्राम यानी कि स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में आपने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स लिखे हैं, इसलिए हमेशा ये कहां पर लिखे जाएंगे, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम के अंदर। फिर उसके बाद क्या बात करता है, थर्ड वन कहता है स्टार्ट विद द हैश सिंबल। कहता है आप यहां पे एक चीज और नोट करेंगे कि जितने भी आपके प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स होंगे वो सारे के सारे किसके साथ स्टार्ट किए जा रहे होंगे, वो हमेशा हैश इंक्लूड iostream.h के साथ स्टार्ट किए जा रहे होंगे। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखना चाह रहे हैं
तो वो हमेशा स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम में लिखेंगे, वो हमेशा हैश सिंबल से स्टार्ट होगा और इसके साथ साथ कहता है कि ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस किसके लिए होंगी, कंपाइलर के लिए होंगी। यानी कि इसका बेसिकली ताल्लुक आपके C++ के प्रोग्राम के जो कंपाइलर है उससे है, डायरेक्ट यूजर की इंटरेक्शन इसके साथ नहीं होगी। उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आ चुका होगा बेटा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट बोर्ड। जी डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम थर्ड बोर्ड के ऊपर हमने सबसे पहले मेंशन किया है प्री प्रोसेसर्स के डिफरेंट टाइप्स को। अब प्री प्रोसेसर्स के डिफरेंट टाइप्स में अगर सबसे पहले डिस्कशन करें तो हमें नजर आएगा कि हमारे पास दो टाइप्स हैं इसकी। पहली टाइप देखिए क्या कहता है कि इट्स एन इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इंक्लूड का वर्ड अगर देखें तो इसका मतलब है कि हम किसी ना किसी चीज को क्या कर रहे होंगे, ऐड कर रहे होंगे अपने प्रोग्राम के अंदर। अब वो क्या चीज है जो कि ऐड करनी है वो हमें नेक्स्ट स्टेटमेंट से पता लगता है। वो क्या कहता है, कहता है यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन अ प्रोग्राम। यानी कि अगर हम किसी भी हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं तो हम कौन सा प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज करेंगे, हम बेसिकली इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि नीचे एग्जांपल गिवन है, उस एग्जांपल में क्या लिखा हुआ है, हैश टैग इंक्लूड आगे एंगल ब्रैकेट्स के अंदर iostream.h। iostream.h एक हेडर फाइल है। इसके बारे में फर्दर आगे जाके हम देखेंगे कि इसका पर्पस क्या है, आगे ये किस काम में आती है और ये कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, ये सारी चीजें बाद में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिक पर्पस हमें यहां पे समझ आ गया कि इंक्लूड प्री प्रोसेसर का बेसिक पर्पस क्या है कि वो तमाम की तमाम हेडर फाइल्स को इंक्लूड करवाने के लिए यूज की जाती है। वो तमाम की तमाम हेडर फाइल्स जिनके कुछ ना कुछ फंक्शंस हम अपने प्रोग्राम्स के अंदर ऐड कर रहे होंगे और वो सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शंस होंगे। देन हम आगे बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो हमें नजर आता है इट्स अ डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डिफाइंड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव से पता ही चल रहा है कि ये कुछ ना कुछ डिफाइन करता होगा, कोई ऐसी चीजें डिफाइन करता होगा जो कि आगे हमने इस्तेमाल करनी होगी। तो यहां से हमें पता चलता है कि जी यूज टू डिफाइन कॉन्स्टेंट्स, यानी कि अगर अपने प्रोग्राम के अंदर हम कुछ ऐसे कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करना चाह रहे हैं जिनकी वैल्यूज आगे जाके कभी चेंज ना हो, तो वो डिफाइन कहां पे किए जाएंगे, आपके डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के साथ। अगेन इसकी एग्जांपल जो गिवन है उसमें क्या लिखा हुआ है, हैश टैग डिफाइन आगे स्पेस के बाद पी पाई एक वेरिएबल है, फिर स्पेस और फिर उसकी वैल्यू गिवन है। इसका मतलब है विद इन अ प्रोग्राम जहां भी हम पी का वर्ड इस्तेमाल करेंगे उसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 3.1415, और ये वैल्यू कभी भी ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम तब्दील नहीं होगी। अब एक चीज यहां पे देखें, हमने ऊपर हेडिंग में लिखा है इंक्लूड प्री प्रोसेसर और सेकंड हेडिंग में लिखा है डिफाइन प्री प्रोसेसर, लेकिन प्री प्रोसेसर का स्टार्ट हमेशा किससे होगा, हैश टैग से। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि जी कभी भी कोई भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आपका हैश टैग के अलावा स्टार्ट नहीं किया जा सकता। इसके बाद आगे चलते हैं हम मेन फंक्शन की तरफ, जो कि आपका सेकंड पोर्शन था आपके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम के अंदर। मेन फंक्शन के बारे में क्या कहा जाता है, इट्स एन एसेंशियल पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम, जरूरी हिस्सा है। इसका मतलब है कि आपके प्रोग्राम के अंदर इसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बगैर आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। अब यहां पे वो पूछता है कि जी क्यों जरूरी है, वाई, तो हम क्या लिखते हैं आगे, हमें पता चलता है कि जी आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन हमेशा कहां से स्टार्ट होती है, हमेशा आपके मेन फंक्शन से। यानी कि मेन फंक्शन आपके प्रोग्राम के अंदर एक ड्राइवर का रोल प्ले कर रहा है जो कि किसी कार को चला रहा होता है। लिहाजा यहां पर मेन फंक्शन बिल्कुल उसी तरह है जो कि आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, और फिर आगे जितनी भी प्रोसेसिंग है वो सारी की सारी होती रहेगी। ठीक हो गया यहां तक बेटा। आगे देखें, कहता है कि अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर मेन को ना रखें तो क्या होगा। देखिए कुछ फाइल्स ऐसी जरूर होंगी जिनमें हेडर फाइल्स हैं या बाकी कुछ ऐसी फाइल्स जिनके अंदर हम मेन फंक्शंस यूज नहीं करते, ठीक है। अब कहता है अगर मेन फंक्शन नहीं है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, ठीक है। अब बताते हैं, कहता है कि अगर आपके प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन नहीं है तो एरर तो कोई जनरेट नहीं करेगा,
लेकिन याद रखें वो एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। उसके अंदर एरर भी कोई नहीं होगा, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं किया जा सकता। एग्जीक्यूट क्यों नहीं किया जा सकता? पहली स्टेटमेंट जो इस पूरे पोर्शन की है वो क्या है कि ये एसेंशियल पार्ट है। अगर ये नहीं होगा तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी बेटा। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स फर्स्ट बोर्ड फॉर द स्टेटमेंट्स ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम। जी डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, जिसमें हमने C++ स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस करना है। C++ स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं? कहती सबसे पहली बात तो यह है कि हमेशा ये कर्ली ब्रेसेस के दरमियान लिखी जा रही होती हैं। कभी भी ऐसा नहीं है कि इन्हें आउटसाइड द कर्ली ब्रेसेस लिखा जा रहा हो, चाहे वो आपका मेन फंक्शन है या कोई और फंक्शन है। हमेशा ये कहां लिखी जाएंगी? हमेशा इन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस। उसके बाद अगर बात की जाए तो कहते हैं स्टेटमेंट जो लिखी जा रही होती हैं हमेशा कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती हैं। अगर यहां पे थोड़ी सी डिस्कस करूं, जैसे कि हम बेसिक स्ट्रक्चर में देख के आए कि एक स्टेटमेंट लिखी हुई थी सी आउट, आगे एंगल ब्रैकेट्स, फिर आपके पास लिखा हुआ था डबल कोट्स के अंदर आई लव पाकिस्तान। बेसिकली ये स्टेटमेंट सी आउट जो सी है ये किस पर्पस के लिए थी? कहते हैं कंसोल बेस्ड आउटपुट के लिए। अब इसका मतलब है कि वो स्टेटमेंट कर क्या रही है? वो आई लव पाकिस्तान को कंसोल के ऊपर डिस्प्ले कर रही है। ठीक है, इसी तरह की और भी बहुत सी स्टेटमेंट्स हो सकती हैं जो कि हम फर्दर अपने प्रोग्राम्स के अंदर इस्तेमाल करते रहेंगे। और जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो तमाम की तमाम कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रही होती है। हर स्टेटमेंट जो सी होती है उसका स्पेसिफिक पर्पस होता है। कभी हम बिल्ट इन फंक्शंस को एज एन स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी हम बिल्ट इन फंक्शंस को एज अ स्टेटमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हम उनको एज अ स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या होता है कि हर स्टेटमेंट के एंड पर सेमीकोलन प्लेस किया जाता है। ये सेमीकोलन क्या करता है? ये बताता है कि जी आपकी ये स्टेटमेंट यहां पर क्या हो रही है? टर्मिनेट कर रही है। सेमीकोलन आप देख ले कैसे प्लेस करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी स्टेटमेंट आपने लिखी थी, जैसे कि आपने देखा था लास्ट जब हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर रहे थे कि उसके अंदर सी आउट एंगल ब्रैकेट्स, देन आप क्या कह रहे थे? आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ था। फॉर एग्जांपल हम दोबारा उस स्टेटमेंट को अगर यहां पे लिखें तो कैसे लिखेंगे? सी आउट एंगल ब्रैकेट्स डबल कोट्स के अंदर आई लव पाकिस्तान। जैसे ही हमने ये देख लें, ये कंप्लीट स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट के एंड पे क्या है? एक स्टेटमेंट टर्मिनेटर है जो कि ये बता रहा है कि यहां पर आपकी एक स्टेटमेंट क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके बाद दूसरी स्टेटमेंट चाहे तो इससे आगे लिख लें, लेकिन बेहतर रूटीन क्या है कि आप नेक्स्ट लाइन पे लाएं। फॉर एग्जांपल अगेन मैं यही स्टेटमेंट दोबारा लिखता हूं, सी आउट आई लव पाकिस्तान। अगेन देख लें, जैसे स्टेटमेंट एंड हुई, स्टेटमेंट के एंड पे क्या किया गया? अगेन सेमीकोलन प्लेस किया गया। यह बहुत जरूरी है कि आपकी स्टेटमेंट जो सी है वो वैसे ही लिखी जा रही हो और उसी तरतीब से लिखी जा रही हो जैसे कि आप रिजल्ट्स चाह रहे हैं। और प्रोग्रामिंग में इनका रोल सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट ही बेसिकली वो इंस्ट्रक्शन है जिसने कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाना है। ठीक हो गया यहां तक? आगे देखिए, उसके बाद क्या बात करता है कि जी आपके प्रोग्राम के अंदर हम या एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स इंक्लूड करवा सकते हैं या राइट कर सकते हैं? तो इसमें याद रखिएगा अनलिमिटेड। इसके अंदर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। आप चाहे तो एक स्टेटमेंट लिखें एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर, आप चाहे तो 10 लिखें, आप चाहे तो 100 लिखें, आप चाहे तो 1000 स्टेटमेंट लिखें। आप जितने भी स्टेटमेंट्स लिखना चाह रहे हैं वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट्स वन आफ्टर द ईच अदर क्या हो रही होंगी? एक रूटीन के मुताबिक एग्जीक्यूट होती जाएंगी। और एग्जीक्यूट करते हुए जो जो उनका स्पेसिफिक टास्क है वो क्या करती रहेंगी? परफॉर्म करती रहेंगी। बेसिकली ये जो स्टेटमेंट सामने लिखी हुई है जिसमें लिखा हुआ है सी आउट एंगल ब्रैकेट
डबल कोट्स के अंदर आई लव पाकिस्तान एंड विद अ सेमीकोलन। ये स्टेटमेंट बेसिकली क्या करती है, ये एक मैसेज, जो कि मैसेज क्या है, आई लव पाकिस्तान, या मैसेज की बजाय हम ये भी कह सकते हैं इट्स अ स्ट्रिंग, जो कि क्या है, आई लव पाकिस्तान। इसको एक स्क्रीन के ऊपर आपके सामने क्या कर रही होगी, डिस्प्ले कर रही होगी। अब हम थोड़ा सा क्विक रिव्यू करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले हमने रिजर्व वर्ड्स की बात की। रिजर्व वर्ड के अंदर हमने डिस्कस किया कि ये कीवर्ड्स होते हैं, हमेशा प्री डिफाइंड होती हैं, ये हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं, इनका पर्पस पहले से डिफाइन होता है और इस पर्पस को चेंज नहीं किया जा सकता। फिर हमने कुछ कीवर्ड्स देखे थे, उनकी लिस्ट देखी थी। फिर उसके बाद हमने सेकंड जो सा देखा वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्राम देखा, उसका सिंटैक्स देखा। फिर हमने उनके 3 पार्ट्स की बात की, जिनके अंदर सबसे पहला पार्ट आपका था प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का, जिसे कहा गया था कि टॉप ऑफ द प्रोग्राम लिखे जाते हैं, स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम लिखा जाता है और हमेशा हैशटैग के साथ लिखा जा रहा होता है। फिर हमने बात की थी मेन फंक्शन की, जिसके बारे में यह कहा गया था कि मेन फंक्शन आपका एसेंशियल पार्ट है, कंपल्सरी पार्ट है, जिसके बगैर आपका प्रोग्राम कभी भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। लास्ट में यह बात की थी कि जो मेन फंक्शन है अगर वो आपके प्रोग्राम में ना हो तो क्या होगा कि आपका प्रोग्राम कंपाइल तो हो जाएगा लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होगा, यानी कि वो एरर कोई डिस्प्ले नहीं करेगा लेकिन एग्जीक्यूशन भी नहीं होगी। देन लास्ट में हमने सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स की बात की। सी प्लस प्लस स्टेटमेंट्स के अंदर हमने बात की कि ये किस पर्पस के लिए होती हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाती हैं और एंड पे क्या इसके प्लेस किया जाता है, हमेशा सेमीकोलन, जो कि ये बताता है कि ये स्टेटमेंट यहां पर एंड हो रही है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।